तो हेलो एंड नमस्कार बच्चों, वेलकम टू हिंदी शिक्षिका चैनल। आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिश पावर। मोस्ट अवेटेड लेक्चर रहने वाला है बच्चों ये आप लोगों के क्लास 8 हिस्ट्री का। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हेन वेयर एंड हाउ का तो लेक्चर आया ही नहीं, डायरेक्ट चैप्टर 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तो मैंने चैप्टर 2 इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्रॉम व्हेन वेयर एंड हाउ का भी लेक्चर आएगा, लेकिन इसके बाद आएगा। मैंने सोचा पहले ये पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद वो पढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? चलो, तो थोड़ा थोड़ा सा इसका समरी दे दूं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कहाँ की ट्रेड टू टेरिटरी की बात हो रही है सर? इंडिया की। इंडिया के अंदर कैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो है औरंगज़ेब की थोड़ी औरंगज़ेब की कहानी है, फिर बैटल ऑफ पानीपत है। फिर उसके बाद जो है आपका मतलब बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को मेरे साथ पढ़ने में। सबसे पहले लाइक कर दो यार, हर वीडियो में मुझे कहना पड़ता है लाइक कर दो भाई। लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाओ तुम्हारे भैया का कि तुम्हारे भैया जो है, और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार प्लीज़। बिना सब्सक्राइब करे यार मोटिवेशन नहीं आ पाता है लेक्चर बनाने के लिए, और वो भी इतने इंटरेस्टिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस टाइप से स्टार्ट होती है। एक राजा था औरंगज़ेब, जो कि मुगलों का सबसे मोस्ट पावरफुल राजा था औरंगज़ेब। उसने एक कंट्रोल स्टैब्लिश किया था इसकी टेरिटरी के अंदर, और उसने एक इंडिया के वेरी लार्ज पार्ट को ऑक्यूपाई किया था। वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। किसने ऑक्यूपाई किया था? औरंगज़ेब ने ऑक्यूपाई कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughals governors, subedars and big zamindars began arresting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as effective center. सर ये क्या बोल दिया सर आपने? मेरे को तो कुछ समझ ही में ना आया सर, ये क्या बोल दिया सर आपने? अरे बाबू डर मत, मैं तुझे बताता हूँ इसमें मैंने क्या बोला। मैंने इसके देखो, इतनी बड़ी बड़ी इतनी डिफ़िकल्ट लाइन्स एनसीईआरटी की रटने की ज़रूरत नहीं, इन्हें समझने की ज़रूरत है, जो कि जिसके लिए मैं बैठा हूँ। तो बस लेक्चर को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। चलो, इसके अंदर क्या कहते हैं। औरंगज़ेब जो था, औरंगज़ेब को ए से लिखूँगा, कहाँ का एम्परर था? दिल्ली का। उसके डेथ के अंदर, उसका डेथ कब हुआ? 1707 के अंदर जब उसका डेथ हुआ तो उसके कुछ सूबेदार्स थे। सूबेदार से एक पोजीशन था जो मिलता था उस टाइम पे, हाईएस्ट पोजीशन फॉर द इंडियंस था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो औरंगज़ेब की सारी टेरिटरी थी उसको ऑक्यूपाई किया और कुछ रीजनल किंगडम्स बनाने लगे। होप करता हूँ अभी तक फ्लो क्लियर होगा। एक औरंगज़ेब था, उसका डेथ हुआ 1707 में, वो लास्ट एम्परर था मुगल्स का। उसका दिल्ली में शासन चलता था। उसके डेथ के बाद में जो है उसके सूबेदार्स ने जो है रीजनल किंगडम्स उसकी टेरिटरी के ऊपर स्टैब्लिश करने लगा, और दिल्ली जो है ज़्यादा लंबे समय तक फंक्शन नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड हाफ की, जब 18th सेंचुरी आई। 18th सेंचुरी, बाय द सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी की अब बात करेंगे बच्चों। A new power has emerging on a political horizon, the British। अब औरंगज़ेब के डेथ के बाद 18th सेंचुरी के अंदर, औरंगज़ेब की डेथ 1707 में हो गई। इनकी डेथ के बाद 18th सेंचुरी का शासन आ गया बच्चों। 18th सेंचुरी कहानी की तरह एकदम लेके चलेंगे। औरंगज़ेब एक राजा था, उसका डेथ हो गया 1707 के अंदर। उसका जो उसका जो पूरा मतलब शासन था दिल्ली के अंदर, वो उसके सूबेदार्स ने जो है रीजनल वहाँ पे वो कर दिया, रीजनल टेरिटरी स्टैब्लिश करना चालू कर दिया। और उसके बाद दिल्ली जो है नो लॉन्गर फंक्शन कर पाई, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इतना फ्लो क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है तो कमेंट भी करते रहना यार। भले हम लोग लाइव नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डालते रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाफ हुआ। सेकेंड हाफ यानी सेकेंड इनिंग भी ले लो, क्रिकेट की सेकेंड इनिंग होती है, वैसे ही सेकेंड इनिंग हुई ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। जब सेकेंड इनिंग हुई ना बच्चों, तो वहाँ पे अब कौन तैयार था?
सेकेंड इनिंग में आपके तैयार थे ब्रिटिशर्स। सेकेंड इनिंग में कौन तैयार थे, बोलो भैया के साथ, ब्रिटिशर्स तैयार थे। याद रखना हमेशा, सेकेंड इनिंग में ब्रिटिशर्स तैयार थे। सेकेंड हाफ को याद रखो, सेकेंड इनिंग में ब्रिटिशर्स तैयार थे विद अ न्यू पावर इमर्जिंग ऑन अ पॉलिटिकल हॉरिजन। अब वो पॉलिटिकल हॉरिजन में एक नई पावर के साथ ब्रिटिशर्स जो थे तैयार थे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपकी बुक में लिखा, डिड यू नो दैट ब्रिटिशर्स ओरिजिनली केम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर reluctant to acquire territories. How then did they come be a masters of vast empire? In this chapter you will see. अब बाबू बच्चों सुनो क्या लिखा है। लिखा है कि ब्रिटिशर्स एक स्मॉल कंपनी और एक स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस के साथ आए थे। ब्रिटिशर्स जो है एक स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस के साथ आए थे, एक छोटा सा ट्रेडिंग के साथ आए थे जिसका नाम था EEIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम आप लोगों को एकदम मतलब याद रखना है क्योंकि बहुत जगह चैप्टर में ये नाम आपको दिखने को मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिशर्स जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे, और आप लोगों को क्या पता है कि उन्होंने धीरे 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 इतना वास्ट एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया, वास्ट एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। तो वही चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। अभी तक मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर देना। ये देखिए, ये एक फ़ोटोग्राफ आपकी NCERT बुक में दी हुई है जिसके अंदर बहादुर शाह जफ़र और उसके कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप लोग सोच रहे होगे बहादुर शाह जफ़र कौन है, तो ये भी एक रूलर थे जिनको हडसन द्वारा गिरफ्तार कर लिया। हडसन कौन था? हडसन एक ब्रिटिशर था जिन्होंने बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे गिरफ्तार कर रखा है। सब चीज़ जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। देखो सीधी सी बात की एक बात है, एक बार चैप्टर स्टार्ट किया है, ये नहीं है कि एकदम भागते जाऊंगा। नहीं भाई, भागना नहीं है हमें आराम से चलना है, फ्लो में चलना है, कहानी के वे में चलना है, धीरे धीरे चलना है। एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझना है कि हाँ कहना क्या चाहता है वो। देखो जितना हिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना वो और आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी, सीधी सी बात। जितना उसको तोड़ोगे, जितना उसको समझने का ट्राई करोगे ना, उतनी वो इंटरेस्टिंग लगेगी। अब उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड। ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं इसको आपको ऐसे ही बताऊँ। आप लोग जानते हो औरंगजेब के बाद एक मुगल रूलर आया था, तो ये आपको समझ आएगा क्योंकि ये कहानी का फॉर्मेट है। तो जितना ज़्यादा हिस्ट्री हो सके उतना ज़्यादा कहानी के फॉर्म में पढ़िए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल emperors continued to symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, डेट याद रखिएगा 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at that time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his son was shot in cold blood. अब सीधी सी बात यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि औरंगज़ेब के बाद कोई एक पावरफुल रूलर तो हुआ नहीं, मुग़ल एम्परर, कोई मुग़ल पावरफुल रूलर हुआ नहीं। तो बहुत सारे उस टाइम पर रिबिलियन चल रहे थे। रिबिलियन का मतलब क्या होता है सर? भैया जो बोलना बोलो यार। रिबिलियन का मतलब क्या होता है? रिबिलियन का मतलब रिवॉल्ट, लड़ाइयाँ। रिबिलियन का मतलब होता है रिवॉल्ट, लड़ाइयाँ, ठीक है, जो 1857 में चल रही थी। ऐसा ही एक लड़ाई स्टार्ट हुआ जिसको लीड कौन कर रहे थे? मुग़लों के साइड से जिसको लीड किया जा रहा था बहादुर शाह जफ़र के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी ही एक लड़ाई को बहादुर शाह जफ़र जो है लीड कर रहे थे बच्चों। एक मुग़ल एम्परर थे उस टाइम के, उनको उस टाइम पे एज अ नेचुरल लीडर लिया जाता था, देखा जाता था उस मुग़ल एम्परर में। वंस द रिवॉल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सर? हमें तो समझ में नहीं आया। पुट डाउन बाय द कंपनी क्या लिखा है? हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा।
पुट डाउन बाय द कंपनी का मतलब होता है एक बार जब उस रिवॉल्ट में कंपनी ने जीत पा ली, उस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस लड़ाई के अंदर जीत पा ली तो उन्होंने जो उस टाइम का मुगल एम्परर लीडर जो उस लड़ाई को लीड कर रहे थे, मुगल एम्परर लीडर जो उस टाइम पे उस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, बहादुर शाह जफर, उनको किंगडम छोड़ने को बोला भैया अब आप हार चुके हैं, अब अपना बोरा बिस्तर उठाइए, चलिए यहाँ से निकलिए, बोरिया बिस्तर बांधिए निकलिए। और उनके जो दो बच्चे थे, दो थे नहीं, हाँ दो बच्चे थे, उनको जो है शूट कर दिया गया, मतलब गोली से उड़ा दिया गया, कोल्ड ब्लडेड। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक औरंगजेब था भैया। औरंगजेब क्या था? एक लास्ट रूलर था 1707 के अंदर। उसके बाद जो है किसी में दम नहीं था कि आके दिल्ली को कंट्रोल कर सके, दिल्ली को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद दिल्ली जो है आगे रूल नहीं कर पाई। उसके बाद जो है औरंगजेब के जो सूबेदार थे उन्होंने रीजनल किंगडम्स वहाँ पे बना लिए, यहाँ पे दिल्ली के अंदर, उसके टेरिटरी के अंदर घुस के। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड हाफ में 18th सेंचुरी के अंदर जो थे सेकेंड इनिंग में बहादुर शाह जफर की जो है एंट्री होती है। फिर बहादुर शाह जफर जो होते हैं, औरंगजेब के बाद तो कोई लीडर नहीं था। उसके बाद कुछ रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट होते हैं, उनमें से एक रिवॉल्ट ब्रोक आउट होता है जिसके अंदर बहादुर शाह जफर जो थे लीड कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उनको शूट आउट कर दिया। वो हार चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने मुंह की लात खा ली थी। मुंह की लात तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो खा ली थी मुंह की लात। लात पे मुंह खा लिया था उन्होंने। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंह पे लात खा लिया था, ठीक है। मुंह पे लात कैसे खाएगा? समझ गए ना आप लोग? बस समझ गए ना, बात खत्म। उनको बोला कि निकल जा भाई हमारे राज्य से, भाग जाए यहाँ से। उसके बाद उनके जो बच्चे थे उनको उड़ा दिया गया गोली से। तो यहाँ तक था। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ये एक मैप है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे कैंटन है, यहाँ पे बॉम्बे मद्रास है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटिश लैंड है, ये ब्रिटिश लैंड है ब्लैक डॉट वाला। यहाँ से कुछ ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली। पहले यहाँ पे बॉम्बे आई, मद्रास गई, कलकत्ता मद्रास में पहुँची। तो ये रूट किसने खोजा था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने ये रूट जो है डिस्कवर किया था बच्चों। वास्को डिगामा द्वारा जो है ये रूट डिस्कवर्ड किया गया था, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लेते हैं। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चैप्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी वो एक रानी थी, ठीक है। आई गारंटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। दिस मीन्ड that no other trading group in England could compete with the East India Company। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने आपको ऊपर ही बताया, बहुत बार सुनने को मिलेगा। EEIC इसको बोला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। With this chapter, the company could venture across the oceans, look for a new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe and sell it at a high price। The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile, a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap, selling them at a higher price. Trading company in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The royal chapter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ship sailed down west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was the Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who has discovered the sea route to India in 1498,
By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities to trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived. Since the problem was that all the companies were interested in buying the same thing. Sorry. The fine quality of cotton and silk produce in India had a big market in Europe. Pepper cloves, cardamom, and cinnamon too were great demand. Competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival the competition. The urge to secure the market therefore led the fierce battle between the trading companies through the 17th and the 18th century. They regularly snag each other's ships, block routes, and prevent rival ships from moving the supplies of goods. भैया ये क्या पढ़ रहे थे आप तो ग्रंथ जैसा सुनाने लगे। अभी आपने बोला कि ग्रंथ मेरे को सुनाना नहीं है, आप ग्रंथ पढ़ने लगे। तो बच्चों मैंने एक बार थोड़ी एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया आप लोगों के लिए। आप तो पढ़ोगे नहीं, मैंने ही पढ़ दिया, चलो आपका काम आसान कर दिया। तो देखो सीधी सी कहानी सी बात समझते हैं। बात है 1600 की, 1600 की। एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। अब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। इन्होंने बोला कि भैया ईस्ट में जो है सिर्फ हमारी ईस्ट EIC कंपनी जो है ट्रेड करेगी, बाकी किसी को हमने इजाज़त नहीं दी है, वो कोई नहीं आएगा। जैसे आपके स्कूल के गार्ड अंकल बोलते हैं ना, सिर्फ बच्चे आएंगे, बाहरी नोट अलाउड, वैसे ही क्वीन एलिजाबेथ ने बोला सिर्फ हम ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा। अब भैया कंपटीशन तो रहेगा ना कहीं पे भी। आप मान लो अगर आप हो, आपका एक दोस्त है, तो आपने अपने ये लो, आप हो, आपका एक फ्रेंड है, आपने बोला भाई सुनता है चिंटू, इसका नाम चिंटू था, चिंटू क्या तू जानता है मैं जा रहा हूँ क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट होने। चिंटू बोला बेटा तू जाएगा अकेले, मैं नहीं जाऊँगा, रुक मैं भी जुगाड़ लगाता हूँ। सेम गोज़ फॉर यार, यहाँ पे चिंटू मान लो कि दूसरी कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनीज है दूसरी, और ये EIC है भैया। इन्होंने बोला सिर्फ हम जाएंगे ईस्ट साइड में ट्रेड करने, तुम नहीं जाओगे। अब भैया दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज को आ गया गुस्सा। उन्हीं में एक फेमस ट्रेडिंग कंपनी थी, अगर मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाऊँ तो उन्हीं में एक फेमस ट्रेडिंग कंपनी थी मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल वन ऑफ द फेमस ट्रेडिंग कंपनीज एट दैट टाइम। मर्सेंटाइल उस टाइम की एक वन ऑफ द फेमस ट्रेडिंग कंपनी थी, और उसने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। तो यही चीज़ चल रहा था भैया, उन्होंने बोला कि हम नहीं जाने देंगे। मर्सेंटाइल उस टाइम पे एक फेमस ट्रेडिंग कंपनी थी जिन्होंने बोला कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। अब बात स्टार्ट होती है कुछ इस टाइप की, जब इंग्लैंड पहुंचा, मैंने मर्चेंट्स पहुंचे, तो उनके पहले भी बहुत सारे ट्रेडिंग करने के लिए कंट्रीज पहुंची हुई थी इंडिया में। अब इंडिया के अंदर क्या देख के जो कंपनीज थी वो अट्रैक्ट होती थी? सबसे पहले यहाँ का फाइन कॉटन। जी हाँ बच्चों, इंडिया का कॉटन बहुत ही ज़्यादा फाइन था, बहुत बाहर कंट्रीज़ की विमेंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दूसरा है स्पाइसेस। मेन इन दो चीज़ों की ट्रेड करने के लिए इंडिया में लोग आते थे। अब वो भी ट्रेड क्या चलती थी भैया, रस्ते का माल सस्ते में वाला चीज़ चलती थी। यहाँ पे आपके घर से खरीदेंगे और आप ही को वापस ला के बेच देंगे। जी हाँ, उस टाइम पे मशीनरी इतनी डेवलप्ड नहीं थी इंडिया के अंदर, तो ये ऐसी कंट्रीज आती थी, यहाँ से सामान लेती थी, अपने यहाँ पे ले जाएंगी, अपने वहाँ पे ले जाएंगे, और उसके बाद जो है अपने वहाँ पे ले जाने के बाद जो है आपको वहाँ पे प्रोसेस करके ला के इंडिया में हाई रेट्स में बेच देंगी। ठीक है, तो ये चीज़ था बच्चों। आपको आगे बढ़ाऊँ तो सबसे पहले आई थी पोर्टुगीज़। ये गोवा के अंदर आए थे। मोटा मोटा बता देता हूँ, अभी लेक्चर लंबा नहीं करूँगा, ये फर्स्ट लेक्चर लेने वाला। इसके बाद आई थी डच, वास्को डी गामा वाले डच, ये पहुँच गए थे। इनके बाद अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ आपको डच के बाद, तो डच के बाद आपका आ गया था कौन?
फ्रेंच आए थे, डच के बाद फ्रेंच आए थे, और फ्रेंच और डच में कुछ दिन लड़ाई भी चली, फिर फ्रेंच पोर्तुगाल में चली, फिर पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स में चली कि हम रहेंगे, और वो वाला सीन था। तो बस यही चीज़ आपको लिखा है कि सब अपने में लड़ते थे, क्योंकि इंडिया का मार्केट उन्हें सिक्योर करना था। सबको चाहिए था भैया कि हमें फाइन कॉटन मिले, सस्ते रेट में मिले, जो इंडिया में ही मिलता था, और सबको अपना मार्केट बचाना था, तो सब यहाँ पे लड़ते थे। इसी के साथ ये लेक्चर अभी ख़त्म करूँगा, कुछ टाइम के इशू के कारण भी बच्चों, ठीक है। अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ HS क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।